और वहीं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जारी 2 दिवसीय G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक के दूसरे दिन सुबह समुद्र तट पर प्रतिनिधियों के लिए हेल्थ रिट्रीट का आयोजन किया गया। रिट्रीट के दौरान प्रतिनिधियों को योग, ध्यान और सात्विक भोजन से परिचित कराया गया। उसके बाद IWG बाकी एजेंडे पर चर्चा जारी है। आज कुल 4 सत्र होंगे। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर हब के भविष्य को अंतिम रूप देना, समावेशी शहरों को सक्षम बनाने वाली शहरी सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने और अवसर पैदा करने, कल के शहर के लिए शहरी प्रशासन की क्षमता निर्माण की संरचना की रूपरेखा बनाना, इंफ्रा ट्रैकर 2.0 जैसे विषयों पर चर्चा होगी और इसके बाद आधिकारिक तौर पर से IWG बैठक समाप्त हो जाएगी। हमारे सहयोगी चंद्रशेखर इस वक्त विशाखापट्टनम से ही मौजूद हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की यहाँ पे मीटिंग हो रही है, दूसरी बैठक चल रही है। हम जानते हैं चंद्रशेखर कि भारत सरकार भी जो फ्यूचर के, जो भविष्य के हमारे शहर कैसे हों, उसको लेकर बहुत ही गंभीर है। स्मार्ट सिटी की बात लेकर आए, उस पर भी लगातार काम चल रहा है। इस IWG मीटिंग के जरिए, बैठक के जरिए हम क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं, किस तरह की बातें निकलकर सामने आ सकती हैं? देखिए, जितनी भी यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर हो रहा है, निर्माण क्षेत्र के ऊपर हो रहा है और ये भारत एक उभरती हुई शक्ति है और जिस प्रकार से हमारी जनसंख्या है उस हिसाब से हमें काफ़ी सारे नए शहरों की आवश्यकता पड़ सकती है और जिस प्रकार से उभरती हुई महाशक्ति है तो और ऑब्वियसली हमारे पास इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं और इस लिहाज से भारत के लिहाज से भी ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और जितने भी डेलीगेट्स यहाँ पर आए हैं वो भी इस बात पर जो गहन चिंतन कर रहे हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ असीम QII इंडिकेटर्स हैं जो कि G20 देशों ने मिलकर जो बनाए हैं। इससे पहले भी लगातार और उस पर भी आज मंथन यहाँ पर हुआ है और लगातार ये मंथन कल भी चला था और इसके जरिए ये कोशिश की जाती है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है या जो निर्माण क्षेत्र हो रहा है तो उसमें लैंड एक्विजिशन से लेकर के वो किस प्रकार से मुफीद हो सकता है वहाँ की जनता के लिए, आम लोगों के लिए और वो प्रोजेक्ट कितने जल्दी वो हो सकते हैं, उसमें डिले ना हो और किस प्रकार से एक सुदृढ़ आकार, एक पूरे व्यवस्थित तरीके से एक शहर को दिया जा सकता है, उसको लेकर के इसमें इंडिकेटर्स हैं और उसके साथ पूंजी का निवेश किस प्रकार से आएगा उसको लेकर के भी इसमें सारी जो मानदंड हैं वो बनाए जाते हैं। तो G20 देशों के जो समूह हैं वो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के डिस्कशन कर रहा है और जैसे कि आपने कहा कि भारत के लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण हो सकता है तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से हम स्मार्ट सिटीज़ की बात कर रहे हैं, लगातार भारत सरकार स्मार्ट सिटीज़ बनाने को लेकर के प्रयासरत है, तो ऐसे में यहाँ से निकलने वाला जो आउटकम होगा या इस मंथन से जो अमृत निकलेगा असीम, वो हमारे लिए भी काफ़ी लाभप्रद हो सकता है क्योंकि इतने सारे देशों के अनुभव एक साथ इस मंच पर मिल रहे हैं और भारत भी अपने अनुभव जो है वो यहाँ पर दे रहा है। और देखिए चंद्रशेखर, जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, हम जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, भारत सरकार ने उसमें बहुत पंपिंग किया है, बहुत सारे पैसे उसमें लगाए गए हैं ताकि भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया जाए वो भविष्योन्मुखी हो, वो भविष्य को देखकर हो और उसमें हम जानते हैं चाहे वो सी पोर्ट की बात हो, लैंड की बात हो, एयरपोर्ट्स की बात हो, ये तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सारी चीज़ें आती हैं। इसमें हम जानते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस जो विदेश के जो हमारे जो विदेशी सदस्य इसमें शामिल हो रहे हैं उनके यहाँ जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, उसको भी भारत चाहेगा ज़रूर कि इस मीटिंग के ज़रिए उन प्रैक्टिसेस को एडॉप्ट किया जाए ताकि भारत के जो आने वाले शहर हैं, भविष्य के शहर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से काफ़ी मजबूत हों और सस्टेनेबल हों, टिकाऊ हों। जी बिल्कुल, और भारत की एक बहुत बड़ी खूबी रही है कि हर देश की अच्छाई को वो अपनाने की कोशिश करता है, अच्छी चीज़ों को वहाँ से लेने की कोशिश करते हैं और हमारे यहाँ जितनी भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं हर क्षेत्र के आप मानते हैं असीम की अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं और इस दौरान हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी उस पर डिपेंड करते हैं और QII इंडिकेटर भी इस ओर इशारा करते हैं। तो ऐसे में जब अलग अलग देश अपने अनुभवों को यहाँ पर रख रहे हैं और काफ़ी सारे मान के चलिए कि 13 देशों ने कल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेशंस को यहाँ पे सामने रखा था और जो वर्गीकरण है इंफ्रास्ट्रक्चर का वो यहाँ पर किया था कि किस प्रकार से निवेश को बढ़ावा दिया जा सकेगा इस क्षेत्र में आकर के, जो प्राइवेट पार्टनर होते हैं या फिर निजी क्षेत्र के जो उद्यमी हैं उनको किस प्रकार से यहाँ पर आकर्षित किया जा सकेगा, उसको लेकर के एक रचनात्मक तरीके से यहाँ पर बहस हुई है। तो ये जो मंथन यहाँ पर हो रहा है इससे कई सारे जो आउटकम्स निकल के आ रहे हैं ये निश्चित तौर पर एक गाइडलाइन हो सकते हैं और एक दिशा निर्देशित कर सकते हैं भारत पे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र को भी लेकर के भी। और निश्चित तौर पर भारत अपनी प्रतिबद्धताओं को समझता है कि जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन को लेकर के हमारे
हमारी प्रतिबद्धताएँ हैं या हमारी जिम्मेदारियाँ हैं उनको हम समझ रहे हैं कि बिजनेस के हम लोग तरफ अब जा रहे हैं। और जिस प्रकार से आपने बात की हमारे भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, मेरी कई लोगों से अगर बात हुई थी यहाँ प्रतिनिधियों से, और उनसे मैंने ये सवाल भी पूछा था, तो उनका कहना यह था कि भारत हर क्षेत्र में लगातार विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और को लेकर के भी भारत लगातार काम कर रहा है। और आप देखिए कि कई सारे शहर जो हैं वो विकसित हुए हैं यहाँ पर। और ये जो मीटिंग है इसमें एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी की जा रही है कि जो शहर हैं वो किस तरीके से समृद्धि का एक इंडिकेटर बन सकते हैं। जितना समृद्ध शहर होगा, जितनी सुविधाएं वहाँ पर होंगी और जिस तरीके से उस शहर को इजाद किया जाएगा वो उस देश की समृद्धि को दर्शाएगा। और भारत लगातार इस दिशा में काम कर रहा है। पिछले 6 से 7 सालों में अगर आप देखेंगे तो देश के तमाम हिस्सों में शहरों के निर्माण को लेकर के काम हो रहा है। और केवल निर्माण को लेकर नहीं, उसकी सस्टेनेबिलिटी को लेकर के भी हो रहा है कि वो आत्मनिर्भर बन सकें, स्वयं से आत्मनिर्भर हो, म्यूनिसिपैलिटीज अपने आप आत्मनिर्भर हों, और वो जो शहर हैं जैसे कि एनर्जी को लेकर के आत्मनिर्भर हो, जल को लेकर के आत्मनिर्भर हो, उसको लेकर के काम किया रहा है। और वही चीज़ यहाँ पर भी चल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर, आपका विशाखापट्टनम से इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए।